Hello everyone, welcome to ISPCS Mentor. I am Brijesh and again warm welcome to the Hindu Daily News Analysis. I hope you are doing great और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में अपनी पूरी ऊर्जा लगन और तत्परता से आप लगे होंगे और मैं आपके लिए लेके आ गया हूं द हिंदू का डेली न्यूज एनालिसिस। और दोस्तों इसमें हम करते क्या है, इसमें जो कंकरेंट की इशू चल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट इशू चल रहे हैं, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उन इशू पे आप पे एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग और एक तरह से आपकी समझ विकसित करने के लिए डेली हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। तो विदाउट डिले आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल की लिस्ट है एक बार देख लेते हैं जिनको आज हमें डिस्कस करना है। तो आज का पहला आर्टिकल हो जाएगा भारत और पोलैंड ने कार्य योजना तैयार की, संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया। ये जो न्यूज है आपको कल भी मैंने बताया था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ये कहाँ पे हैं, पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा में हैं और इसी से संबंधित जो इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे साइन किया है इसके बारे में देखेंगे। और आज की जो दूसरी न्यूज हो जाएगी वो न्यूज हो जाएगी वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड। इसमें जो अपोजिशन के द्वारा जो कंसर्न रेज किए गए हैं उनको देखेंगे। और आज की तीसरी न्यूज हो जाएगी जब भीषण गर्मी सार्वजनिक अस्पतालों को संभावित मौत की जाल में बदल दिया, तो सीवियर हीट वेव बढ़ रहे हैं, उसमें हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इस जो आर्टिकल इसमें डिटेल डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल होगा चल रहे भारतीय अंतरिक्ष मिशनों पर एक नजर। जैसा आपको पता है आज क्या है, अंतरिक्ष दिवस है और इसमें आज की इस आर्टिकल में एक डिटेल्ड लिस्ट दी गई है जो कि पिछले एक वर्षों में जो इसरो के द्वारा अभियान चलाए गए हैं उसके बारे में हम देखेंगे। और नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट टर्म जो न्यूज में है वाटर स्पोर्ट, इसको बारे में पढ़ेंगे। और आज का एडिटोरियल होगा किसके बारे में, क्या हमें स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए एक केंद्रीय कानून की आवश्यकता है, मींस जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए क्या सेंट्रल लॉ की नीड है, इसके बारे में, इसके पॉजिटिव नेगेटिव जो एस्पेक्ट है इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन किया गया है। और आज की स्टैटिक में हम देखेंगे ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशंस को। इस तरीके से आज की लिस्ट हुई और आज की पहली न्यूज को हम स्टार्ट करते हैं। तो द हिंदू का ये आर्टिकल है इंडिया पोलैंड फॉर्मुलेट एक्शन प्लान अपग्रेड टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अभी पोलैंड में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे वहां पे उन्होंने एक एक्शन प्लान बनाया है और जो हमारा बायलैटरल रिलेशन था उसको स्ट्रेटेजिक रिलेशन में बदले हैं, मींस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इन्होंने कन्वर्ट किया है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा क्या था, पोलैंड के साथ बायलैटरल रिलेशन था, बायलैटरल क्या था, रिलेशन था, उसको अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, स्ट्रेटेजिक जो है पार्टनरशिप में, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल दिए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली चीज तो ये आप समझ लीजिए दोस्तों, बायलैटरल अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होने का मतलब हम और मोर फोकस्ड वे पे, मोर कंसंट्रेटेड एक दूसरे के कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे। इससे संबंधित ये आर्टिकल है और इसमें जो एक्शन प्लान है उसमें किन बातों को डिस्कस किया गया है और क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई है, क्या इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे डिसीजन लिए गए हैं, इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीजें। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क हैं, इसको भी आपको जानना जरूरी है। डोनाल्ड टस्क इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अभी हमने देखा कि जो हमारा बायलैटरल रिलेशन था, दो पक्षी जो रिलेशन था उसको और आगे बढ़ाते हुए स्ट्रेटेजिक क्या किया है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर स्ट्रेटेजिक रणनीतिक साझेदारी पे क्या किया है, समझौता किया है दोस्तों। और इससे होगा क्या कि हमारा जो बायलैटरल रिलेशन होगा वो और उस पे और इंपॉर्टेंस दिया जाएगा और कंप्रिहेंसिव किया जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है और 5 ईयर एक्शन प्लान क्या किया है, 5 ईयर का एक एक्शन प्लान पे क्या किए, साइन किए कि हमारा और पोलैंड के बीच में 5 ईयर का एक एक्शन प्लान बना। और इस एक्शन प्लान की पीरियड क्या होगी, जैसे 2024 से 2028, 2024 से 2028 के बीच का ये एक्शन प्लान होगा। और जो 5 ईयर एक्शन प्लान है उनमें किन बातों को डिस्कस किया जाएगा, उसमें जो हमारा ट्रेड है, ट्रेड होगा, ट्रेड के साथ साथ और क्या बात होगी, टेक्नोलॉजी पे बात की जाएगी, ट्रेड टेक्नोलॉजी। और किस पे बात की जाएगी, क्लीन एनर्जी पे बात की जाएगी, और इस एक्शन प्लान में क्या होगा दोस्तों, स्पेस कोलैबोरेशन किया जाएगा, जो अंतरिक्ष साझेदारी बनाई जाएगी। अब आगे हम देखते हैं
कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी हमने किया है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन किया है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन किया है। अब हम इकोनॉमिक जो हमारा कोऑपरेशन है दोस्तों, वो 2 सेक्टर में किया है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन हम 2 सेक्टर में किया है। जो पहला सेक्टर होगा, यहाँ पे हम देखेंगे, एक तो हमने क्या किया है, अर्बनाइजेशन पे किया है और दूसरा फूड प्रोसेसिंग पे किया है। तो यहाँ पे एक तो हमारा किस पे है, जो हमने इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाया है, फूड प्रोसेसिंग पे बनाया है। फूड प्रोसेसिंग पे बनाया है और फूड प्रोसेसिंग पे, और इसमें जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या होगा, जो पॉलिश कंपनीज होंगी, वो हमारे जो मेगा फूड पार्क, जो मेगा पार्क पे मेगा जो मेरा मेगा फूड पार्क पे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मेगा फूड पार्क है वो है क्या दोस्तों। जो मेगा फूड पार्क एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जो 2008-9 में स्टार्ट किया गया है। जो 2008-9 में, इसको देख लीजिएगा, मेगा फूड पार्क 2008-9 पे, 2008-9 में ये स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना। फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देगा। फूड प्रोसेसिंग को हम कैसे बढ़ावा देंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या किया जाएगा दोस्तों, इसके लिए जो वैल्यू एडिशन किया जाएगा, जो रॉ मटेरियल है उस पे क्या किया जाएगा, वैल्यू एडिशन किया जाएगा। वैल्यू एडिशन किया जाएगा और वैल्यू एडिशन के साथ साथ इसमें, जैसे हमारे पास वेस्टेज की प्रॉब्लम है, इसको समाधान करने के लिए इसको एक स्टोरेज और सेफ्टी, इसकी सेफ्टी स्टोरेज पे ध्यान दिया जाएगा। ये हो गया फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए मेगा फूड पार्क। तो जो हमारा पोलैंड के साथ अभी इकोनॉमिक कोऑपरेशन हुआ है, वो फूड प्रोसेसिंग के लिए हुआ है। और उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें हम मेगा फूड पार्क में जो पोलिश कंपनी है, पोलैंड की कंपनी है, उनमें इन्वेस्टमेंट करेगी। और दूसरा जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन हुआ है, वो अर्बनाइजेशन पे हुआ है। किस पे हुआ, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण में हुआ है। और अर्बनाइजेशन पे क्या किया जाएगा, तो इसमें, जैसे इसमें क्या, इस पे क्या हेल्प होगा, इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस किया जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस किया जाएगा। और क्या किया जाएगा दोस्तों, इस पे बात किया जाएगा सॉलिड वेस्ट पे, और वाटर, और किस पे, वाटर, और बात किया जा रहा है यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट पे काम किया जाएगा। वाटर ट्रीटमेंट पे काम किया जाएगा। और क्या किया जाएगा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाएगा। और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाएगा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाएगा। ये तो रहा। नेक्स्ट, इसके साथ साथ हमने इकोनॉमिक कोऑपरेशन के साथ साथ और क्या किया है, हमने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे भी काम करने के लिए सहमत की है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे भी हमने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे भी काम करने की हमने सहमति व्यक्त की है। अब टेक्निकल इनोवेशन में हमने किसके लिए, तो इसमें मुख्य रूप से हमने क्लीन एनर्जी, क्लीन किसके लिए, क्लीन एनर्जी के लिए। क्लीन एनर्जी में किसके लिए, एक तो हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करेंगे, साथ में मिलके ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करेंगे। और क्लीन कोल एनर्जी पे भी काम करेंगे, क्लीन या कि ग्रीन कोल एनर्जी पे भी काम करेंगे, कोल एनर्जी पे काम करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों किस पे काम करेंगे, ये मुख्यतः जो क्लीन एनर्जी पे फोकस होगा। एक तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्लीन एनर्जी पे है, दूसरा जो है वो किस पे है, एआई पे है, एआई पे है। यहाँ पे हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रायोरिटी के साथ आगे बढ़ाना होगा। इसमें एक दूसरे देश को हम क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। और नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किस पे हमने हमें करना है, तो इसमें करना है स्पेस एक्सप्लोरेशन पे। जो हमारी स्पेस एजेंसी है, इसरो है, वो पोलैंड की एजेंसी के साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन में हेल्प करेगी। इस तरीके से हमें जो अभी मोदी जी की विजिट के जो आउटकम निकले हैं वो हमने देखा। तो पहली चीज, हमने पोलैंड के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया, जैसे हमने देखा यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया है, स्ट्रेटेजिक 5, और उसके साथ साथ 5 ईयर का एक्शन प्लान बनाया है, जो 2024 से 28 होगा। और इसमें हम डिफरेंट डायलॉग होंगे हमारे रेगुलरली, जैसे ट्रेड डायलॉग होंगे, और के क्या होंगे, सिक्योरिटी डायलॉग होंगे, और किसके, इन्वेस्टमेंट डायलॉग होंगे। तो ये 5 ईयर एक्शन प्लान और इकोनॉमिक कॉपरेशन में हमने बताया किसकी, फूड प्रोसेसिंग के लिए और अर्बनाइजेशन के लिए।
एक दो ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और ये रहा आज का एक पहला कंप्लीट आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल हम देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आर्टिकल आपके जैसे यूपीएससी के स्टेट पीसीएस के जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी सेक्शन को कवर करेगा। अब आर्टिकल देख लेते हैं क्या। अपोजिशन मेंबर्स रेज इन अरे ऑफ ऑब्जेक्शन टू वक्फ अमेंडमेंट बिल। अभी क्या हुआ, रिसेंट जो पार्लियामेंट का सेशन था वहां पे वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाई गई और इसके लिए अपोजिशन के द्वारा बहुत सारे कंसर्न रेज, संसद में वॉकआउट हुआ, आपने देखा ही है। और इसी के रिलेटेड हमने यहाँ पे क्या बनाया था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया था और इसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की पहली मीटिंग थी और इसी पे अपोजिशन के द्वारा कंसर्न रेज किया गया। अभी जो कल ही मीटिंग हुई थी इसीलिए ये न्यूज में है। अब इसमें जो पार्लियामेंट इस जो आर्टिकल में मुख्य रूप से क्या डिस्कस किया गया है, इसमें जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने इस अमेंडमेंट में के लिए जो कंसर्न है उनके, जो उनके एक तरह से एक तरह से इसको चैलेंज देख रहे हैं, आपत्तियां हैं, वो उन्होंने उठाई है। तो इसमें हम उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियों को देखेंगे और ये क्या है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस आर्टिकल पे हम एक डिटेल ओवरव्यू बनाते हैं। तो हमने बताया कि अभी क्या थी, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी, उसमें ऑब्जेक्शन रेज किए गए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए वक्फ बोर्ड का है क्या। यहाँ पे वक्फ बोर्ड है क्या, दोस्तों वक्फ बोर्ड है क्या, वक्फ बोर्ड का मुख्य काम क्या है। तो वक्फ बोर्ड का निर्माण वक्फ बोर्ड एक्ट 1950, इसका क्या है, वक्फ बोर्ड एक्ट है 1954 का। और इसका मुख्य काम क्या है, जो वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टीज हैं, जो लैंड है, या कि इसमें प्रॉपर्टीज में आती क्या है, जैसे उनके क्या हो गए, ग्रेवयार्ड हो गए, उनके ग्रेवयार्ड हो गए, जो ग्रेवयार्ड हो गए, और ग्रेवयार्ड के साथ साथ और क्या हो गए, मास्क हो गया, या कि मस्जिद हो गए, या कि और भी जो लैंड प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, ये इनका वक्फ बोर्ड का काम होता है इनको मैनेज करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी को बेनिफिट हो सके, इसका मुख्य काम होता है। और ये 1954 का एक्ट था, इसी में अमेंडमेंट के लिए अभी बिल आई है और इसी पे अमेंडमेंट के लिए बिल है, इसी में क्वेश्चन रेज किए गए हैं। तो हमने वक्फ बोर्ड देख लिया। अब वक्फ बोर्ड से संबंधित जो ऑब्जेक्शंस है उनको देखेंगे। जो अभी ऑब्जेक्शन हमने बताया ना कि ऑब्जेक्शन रेज किया गया है, अब ये ऑब्जेक्शन क्या है, सबसे पहले इनको देखेंगे। तो जो पहला ऑब्जेक्शन है, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें क्या कर दिया जा रहा है, एक्सेसिव गवर्नमेंट का कंट्रोल है, एक्सेसिव गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो रहा है, एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि अब जो वक्फ बोर्ड कमेटी बनेगी, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को मैनेज करेगी, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, ये उनकी आपत्ति है। तो अगर इनका गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बढ़ेगा तो अपने उनके जो कार्यक्रम है, जो उनके कार्य हैं, उसमें उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो पहला ऑब्जेक्शन ये हो गया। अब दूसरा ऑब्जेक्शन यहाँ पे क्या उठाया गया है, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्शन ये उठाया गया है कि इसमें क्या किया गया, इंक्लूजन किया गया है। इंक्लूजन किया गया है, किसका इंक्लूजन किया गया है, नॉन मुस्लिम मेंबर का। जैसे हमने बताया वक्फ बोर्ड क्या है, जो मुस्लिम एक कम्युनिटी की जो प्रॉपर्टीज है उसको मैनेज करना है। अब वहां पे नॉन मुस्लिम मेंबर का इंक्लूजन क्या है, इनकी आपत्ति है कि नॉन मुस्लिम जो मेंबर अगर आएगा तो इसकी जो मुख्य एम क्या है कि जिससे मुस्लिम कम्युनिटी के ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सके, और मेंबर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का होगा तो इनको दिक्कत होगी। तो दूसरा आपत्ति दी गई है। तीसरी आपत्ति की बात करते हैं, जो तीसरा कंसर्न रेज किया गया है, तीसरा कंपेंसेशन एक इसमें बात की गई है कि जो डीड होगी, प्रॉपर्टी की जो डीड रिकॉर्ड होगा, इस डीड रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट की बात की गई कि इनको क्या करना होगा, डीड रिक्वायरमेंट प्रेजेंट करना होगा। यहाँ पे कंसर्न ये रेज किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड का काम उनको मैनेज करना और ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर को प्रमोट करना है। अब हर ईयर अगर हम जो प्रॉपर्टीज होगी उसको डीड को बनाएंगे, सबमिट करेंगे, तो हमारा ज्यादा समय इसके एक डॉक्यूमेंटेशन में ही चला जाएगा। तो एक कंसर्न ये रेज किया गया है। अब यहाँ पे आगे हम बात करते हैं, अगर और नेक्स्ट कंसर्न क्या रेज किया गया है, यहाँ पे अथॉरिटी डिजिग्नेशन पे भी नेक्स्ट जो कंसर्न है अथॉरिटी डिजिग्नेशन पे है। अथॉरिटी
जो डिजिग्नेशन है इसके बारे में अगर हम बात करते हैं ये क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है, जो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज होंगी, अगर कोई प्रॉपर्टीज होगी और उसमें कोई डिस्ट्रिक्ट में, सपोज करें किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रॉपर्टीज है, अगर उसमें एक तरह से डिस्प्यूट होता है प्रॉपर्टी किसकी है, तो जो यहाँ पे मेन अथॉरिटी कौन होगी डिसाइड करने वाली, मेन अथॉरिटी किसको बना दिया गया है, अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, जिला अधिकारी होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होगा वो मेन क्या होगा, अथॉरिटी होगा डिसाइड करने की कि पार्टिकुलर जो प्रॉपर्टीज है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड करेगा कि पर्टिकुलर जो है वो वक्फ बोर्ड की है या कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है। इससे इनको क्या हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर का रोल हो रहा है वो बढ़ रहा है, ये इनकी आपत्ति है। नेक्स्ट आपत्ति अगर हम बात करें, अगर नेक्स्ट आपत्ति की बात करते हैं, तो ये आपत्ति होती है इसके कंसल्टेशन प्रोसेस को लेके, कि जब ये कंसल्टेशन प्रोसेस को लेके नेक्स्ट आपत्ति होती है। कंसल्टेशन प्रोसेस के लिए आपत्ति क्या है, कि जब ये बिल लाई गई तो जो इसके स्टेक होल्डर थे, उन वो स्टेक होल्डर जो मतलब जिससे ये प्रभावित हो रहे हैं, उन स्टेक होल्डर से इनका कंसल्टेशन प्रॉपर नहीं लिया गया। तो स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन प्रॉपर नहीं लिया गया, पहली तो ये हो गई। दूसरी है कि सच्चर कमेटी, जो कि इंपोर्टेंट कमेटी है, तो सच्चर कमेटी की कुछ जो गाइडलाइन थी उसको फॉलो नहीं किया गया। एक तो ये हो जा रहा है, और इसी पे अगर हम बात करें, आगे बात करते हैं कि और क्या प्रॉब्लम है, तो और क्या दिखाया गया है, तो यहाँ पे और अगर कंसर्न, अगर हम बात करते हैं यहीं पे कि ये हो गया, अगर हम यहीं पे बात करते हैं कि और क्या कंसर्न रेज किए गए हैं, तो अगर इसके आगे के कंसर्न को हम देखते हैं, तो नेक्स्ट कंसर्न क्या रेज किया गया कंसल्ट मोशन के साथ, इसमें और नेक्स्ट कंसर्न है कि यहाँ पे सबसेक्ट का जो रिप्रेजेंटेशन सबसेक्ट का रिप्रेजेंटेशन, अब सब रिप्रेजेंटेशन अब सबसेक्ट का रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है कि जो अदर सबसेक्ट है, लाइक बोहरा कम्युनिटी, बोहरा कम्युनिटी, और बोहरा कम्युनिटी के अलावा भी और कौन सी कम्युनिटी है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो अगखानिया कम्युनिटी, इनका रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया है वक्फ बोर्ड में। और यहाँ पे जो आपत्ति दर्ज की गई है कि जैसे बोहरा कम्युनिटी है, ऑलरेडी उसका जो कंसेंसस है ये वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट है, अगर इनको हम इंक्लूड करते हैं वक्फ बोर्ड के मेंबर में, तो क्या होगा, ये डिवाइसिव होगा, ये एक तरह से क्या होगा, इनका जो वक्फ बोर्ड के प्रति पहले से ही डिवाइसिव है, मतलब एक तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइसिव का एक तरह से जो उनका व्यवहार है वो डिफरेंट है, उनसे अलग है, तो ये हम कभी भी कंसल्टेशन पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये रही मुख्य आपत्तियां रह गई। तो एक तरह से आपत्तियां अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे एक तरह से ये मुख्य आपत्तियां हो गई। अब इन्हीं आपत्तियों को रेज किया गया, इसीलिए ये न्यूज पे है। अब हमको ये भी जानना होगा कि ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी, किसकी मीटिंग थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी। अब हमको सबसे पहले जानना होगा कि पार्लियामेंट्री कमेटी होती क्या है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है। तो दोस्तों पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है कि पार्लियामेंट में अगर कोई डेडलॉक है, अगर कोई बीच में सहमति है, तो एक तरह से एक कमेटी बनाई जाती है, और उस कमेटी में दोनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को और सारे स्टेक होल्डर जो होते हैं अलग अलग पक्ष के, उनको मिला के एक कमेटी बनाई जाती है। और वहां पे, क्योंकि अगर हम पार्लियामेंट में डिबेट करेंगे वहां पे कंसल्टेशन नहीं बन पाएगा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात हो गई, यहाँ पे एक्सपर्ट आते हैं जो उससे संबंधित है, तो इनका भी ओपिनियन शामिल हो जाएगा और एक सहमति बन जाएगी, जैसे यहाँ पे जो आपत्तियां हैं उन पे विचार किया जाएगा। तो इसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है। अगर हम बात करें कि पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें, क्या संविधान में दोस्तों इनका उल्लेख है, तो संविधान में दो जगह है, एक आर्टिकल 105 में, कहां पे, एक आर्टिकल 105 में, आर्टिकल 105 में। तो आर्टिकल 105 में क्या है, जैसा आपको पता है आर्टिकल 105 किसके बारे में है, तो आर्टिकल 105 105 क्या है, एक तरह से पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात करता है। किसकी बात करता है, प्रिविलेज की बात करता है। और यहाँ पे क्या कहा गया है, 105 में कहा गया है
कि अगर पार्लियामेंट की कमेटी में कोई भी व्यक्ति जो बोल रहा है उसके लिए वो लीगल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, मतलब उसके जो का बोल रहा है, जैसे यहाँ पे आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं ना, तो उसके अगेंस्ट हम कोर्ट में नहीं जा सकते, एक तरह से उनको प्रिविलेज है। तो यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री कमेटी का उल्लेख है। दूसरा उल्लेख कहाँ पे है? आर्टिकल 118 में। आर्टिकल 118 में उल्लेख है। आर्टिकल 118 में क्या कहा गया है दोस्तों? आर्टिकल 118 में कहा गया है कि पार्लियामेंट्री कमेटी से संबंधित कोई रूल या कि उसके मेंबर कौन होंगे, उसका कैसे काम होगा, उसका कंडक्टेशन कैसे होगा और उसका प्रोसीजर क्या होगा, इससे संबंधित नियम बनाने का अधिकार, इसके संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है, संसद को है इससे संबंधित नियम बनाने का अधिकार। ये आर्टिकल 118 में कहा गया है। इस तरीके से पार्लियामेंट्री कमेटी का जिक्र आर्टिकल 105 और आर्टिकल 118 में है। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी, जो हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री कमेटी कितने टाइप्स की होती है? तो दोस्तों ये टू टाइप्स की होती है। टू टाइप्स की पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। कौन कौन सी होती है? एक स्टैंडिंग कमेटी होती है। एक कौन सी होती है? स्टैंडिंग कमेटी। अब स्टैंडिंग कमेटी होती है कमिटी, और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी एडहॉक कमेटी होती है। एडहॉक कमेटी होती है। एडहॉक कमेटी होती है। अब दोस्तों ये जानना जरूरी है कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। जो स्टैंडिंग कमेटी है दोस्तों, एक तरह से क्या है? परमानेंट कमेटी है। परमानेंट कमेटी है, मींस परमानेंट कमेटी मतलब इसका गठन हर वर्ष होगा, हर वर्ष इसका गठन होगा, हर वर्ष इसका गठन होगा, ये हमेशा विद्यमान रहेगी। इस तरह अगर वर्तमान में देखा जाए तो 6 ऐसी स्टैंडिंग कमेटी है। अब बात आती है एडहॉक कमेटी क्या है? जो किसी स्पेशल काम के लिए बनाई जाती है और उस कार्य के समाप्त होने के बाद ये कमेटी को भी समाप्त कर दिया जाता है। ये टेम्परेरी बेसिस में होती है। एडहॉक कमेटी होती है, जनरली एडहॉक कमेटी टू टाइप्स की होती है। एक एक्सपर्टीज के लिए होता है, एक एक्सपर्टीज के लिए होता है, किसी भी चीज में एक कंसल्टेशन बनाने के लिए होता है। दूसरा इंक्वायर के लिए होती है, किसी की बात में एक जांच के लिए होती है। जैसे अभी हम बात करें, ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक ऐसी कमेटी है, ये एडहॉक कमेटी है। तो ये रही मुख्य बातें और ये रही कुछ बेसिक्स बातें। इस तरीके से ये डिस्कशन कंप्लीट होता है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ये किस पे बात कर रहा है? ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर रहा है। और आर्टिकल में एक डिटेल्ड बताया गया है कि जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो अभी कुछ वर्षों से और खासकर अगर हम इस वर्ष देखें, सीवियर हीट वेव्स के कारण पूरा हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया है। इसके बारे में डिटेल्ड बात किया जाता है और हीट वेव्स से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्ड ओवरव्यू देता है। तो इसके बाद में अगर हम बात करें कि ये बात किस बात पे करता है, तो इसकी मुख्य बातें यहाँ पे आती हैं। अगर हम इसको एक डिटेल में देखते हैं, किस पे है ये बात कर रहा है? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर रहा है। और ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशल किसमें? जो सीवियर हीट वेव है, सीवियर हीट वेव है, हीट जो वेव है, हीट वेव है, सीवियर हीट वेव जो है, जहां यहाँ पे क्या बात की गई है कि यहाँ पे जो भीषण गर्मी के वजह से और भी बदतर होता जा रहा है हमारा स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा, इसके बारे में बात हो रही है। तो जो हमारे ये यहाँ अगर हम बात करें कि सीवियर हीट के वेव की वजह से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे चरमरा रहा है, तो इसमें बात किया जा रहा है कि हीट वेव के कारण हमारा इन जो हीट वेव आ रहे हैं उससे उससे एक तरह से बचने के लिए और उसके से समुचित उपाय के लिए हमारा इंफ्रा जो हेल्थ इंफ्रा है सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए अगर आगे बात करते हैं कि इसकी मुख्य बातें क्या है, कि जब इसका क्यों है, जब एक तो पहली चीज है जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओवर क्राउडेड है। मतलब कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा यहाँ पे क्या है? लोड है, ओवर क्राउडेड है। और उसके साथ साथ है, मुख्य कारण क्या है? पुअरली वेंटिलेटेड है। पुअरली वेंटिलेशन मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन, पुअरली वेंटिलेटेड है, मतलब वेंटिलेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है। तो इसके कारण ये क्या हो रही है? परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम इसी पे बात करें, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो हेल्थ केयर, हेल्थ
जो हम बात करें अगर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ड्रॉबैक की बारे में बात की गई है कि ड्रॉबैक क्या है, क्या ड्रॉबैक है, इस आर्टिकल में बात की गई है। तो प्रमुख ड्रॉबैक के देखेंगे तो पहला क्या हो गया, पहला हमने बताया कि क्या है, ओवर क्राउडिंग है। ओवर क्राउडिंग है, ओवर क्राउडिंग का सेंस यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पेशेंट हैं, पेशेंट की संख्या क्या है, ज्यादा है। अब पेशेंट का जो वेटिंग टाइम है, वेटिंग टाइम क्या है, वेटिंग टाइम इनका बहुत ज्यादा है। वेटिंग टाइम मींस आप देखे होंगे कभी भी पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर में जाएंगे, वहां पे एक लॉन्ग क्यू है और उसके लिए ओवर वहां पे शेड भी नहीं है। तो इस गर्मी में और हीट वेव में ये तो आधा तो वहीं पे खत्म हो जा रहे हैं लोग। तो इसके बाद पहली रीजन तो ओवर क्राउडिंग हो गया। दूसरा क्या है, पुअर वेंटिलेशन है, पुअर वेंटिलेशन है। अब हम पुअर वेंटिलेशन की बात करें कि जो हमारी बिल्डिंग्स है वहां पे वेंटिलेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, जिससे एयर का एक तरफ से आ सके और दूसरी तरफ फ्लो हो सके। और तीसरी चीज क्या है, इन एडोकेट कूलिंग है। इन एडोकेट कूलिंग है मतलब कूलिंग की जो एयर कंडीशन की क्या है, कूलिंग, एयर इन एडोकेट कूलिंग मींस एयर कंडीशन की प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है। अगर हम क्या एयर कंडीशन की आपने रिसेंट में एक घटना तो देखा होगा, हाथरस में जो भोले बाबा का कांड हुआ था, वहां पे जब योगी जी की विजिट के पहले आपने देखा होगा कि उस रात के पहले ही एसी का क्या हो रहा है, सर्विसिंग हो रही, एसी लगाई जा रही है। तो इस तरीके से तो हमारा हेल्थ सेंटर है, कोई भी प्रॉपर कूलिंग की मैनेजमेंट नहीं है। तो एक ए ड्रॉबैक हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके साथ साथ हम तो बाहर की बिल्डिंग तो बात किए, जो अगर वार्ड की बात करें, ये भी क्या है, ओवर हीटेड वार्ड्स हैं। जो पेशेंट के वार्ड हैं वहां पे भी क्या है, ओवर हीट है, वेंटिलेशन है नहीं, कूलिंग है नहीं और क्राउडिंग ज्यादा। मतलब अगर 10 बेड है तो 20 पेशेंट है वहां पे। तो इसके कारण क्या हो गया, वार्ड भी क्या है, ओवर हीटेड है। और क्या है, और बात करें कि हीट वेव तो है ही है, हीट वेव इसको, ये समस्याएं ऑलरेडी हैं, इसके ऊपर से जब हीट वेव आ रहा है, हीट वेव आ रहा है मतलब भीषण गर्मी हो रही है, तो ये सिस्टम ही एक तरह से फेल हो जा रहा है। अगर तो इस आर्टिकल में इन समस्याओं के बारे में बताया गया है और फ्यूचर में एक सजेशन दिया गया कि फ्यूचर में हम क्या बदलाव कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या बदलाव ला सकते हैं, इसके बारे में बात किया गया है। तो फ्यूचर में बात किया जाए हम क्या कर सकते हैं, तो अपने इंफ्रा को और हम इनहेंस करने की बात की जा रही कि अपने जो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रा है उसको और हम इनहेंस करें। इनहेंस कैसे कर सकते हैं कि वेंटिलेशन को प्रॉपर कर सकते हैं। दूसरा जो पेशेंट वेटिंग एरिया है उसको भी हम उसको में भी क्या लगा सकते हैं, शेड लगा सकते हैं। मतलब पेशेंट की जो वेट कर रहे हैं वो शेडेड हो सकते हैं, ये कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हीट मैनेजमेंट के लिए अलग हमको प्लान लाना होगा। हीट मैनेजमेंट के लिए हमको क्या लाना होगा, हीट मैनेजमेंट के लिए एक प्रॉपर प्लान लाना होगा, प्रॉपर प्लान लाना होगा, क्योंकि हीट वेव की समस्याएं बढ़ रही हैं और उससे निपटने के लिए हमारे पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट हमको कूलिंग मेजर को भी ध्यान रखना होगा। कूलिंग मेजर मतलब एयर कंडीशन की प्रॉपर फैसिलिटीज को बनाना होगा। और क्या बात की गई, और हम क्या सकते हैं, अवेयरनेस बढ़ाना होगा, अवेयरनेस बढ़ाना होगा कि कैसे हम हीट वेव से बच सके, ये अवेयरनेस हो सकता है। और अवेयरनेस ये हो सकता है, और हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिस्टमैटिक चेंज कर सकते हैं, सिस्टमैटिक चेंज। अब सिस्टमैटिक चेंज में क्या कर सकते हैं, पेशेंट का जो वेट टाइम है उसको हमको कम करना होगा, वेट टाइम जो है उसको कम करना होगा। तो इस तरीके से इस आर्टिकल में जो हीट वेव के कारण हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में समस्याएं हैं उनका जिक्र किया गया है और हम फ्यूचर में हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इसकी बात की गई है। अब हम चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, पढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल, जैसे आपको पता है कि चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक चंद्रमा में लैंड करने कब किया था, लास्ट ईयर आज ही के दिन 23 अगस्त 2023 को किया था। और उसी दिन से हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस उसी दिन को घोषित कर लिया। तो अब हमारा 30 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस होता है और आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। इसमें हम लास्ट 1 ईयर में, मुख्यतः इस आर्टिकल में बताया गया कि लास्ट 1 ईयर में कौन कौन से हम इंपोर्टेंट जो हमारे इसरो के मिशन से उसके बारे में देखते हैं। तो एक लुक यहाँ पे देख लेते हैं कि जो इंपोर्टेंट इसरो के मिशन है। तो यहाँ पे पहला मिशन हमने देखा, चंद्रयान 3 की बात ही किया। किसका, चंद्रयान 3 की बात ही किया। चंद्रयान 3 का जो हमारा यहाँ पे विक्रम लैंडर था, चंद्रयान 3 का कौन सा, विक्रम लैंडर, इसका विक्रम लैंडर आज ही के दिन लास्ट ईयर क्या किया था, लैंड किया था, अगस्त 23 2023 को लैंड किया था। अब इसके बाद दूसरा जो हमारा मिशन है, इंपोर्टेंट मिशन है, वो कौन सा है, आदित्य L1। आदित्य
आदित्य एल 1, आदित्य एल 1 ये दूसरा मिशन है। अब आदित्य एल 1 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सोलर स्टडी करेगा। ये क्या करेगा? सौर तूफान का अध्ययन करेगा। किसका? सौर तूफान, सौर तूफान का अध्ययन करेगा। अध्ययन, सौर तूफान को अध्ययन करेगा। और इसकी लॉन्चिंग पीरियड की कब की थी? इसको अगर हमने बात करें तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। और एल 1 कक्षा में 6 जनवरी 2024 को एल 1 कक्षा में पहुंच गया है। ये हो गया। इसकी बात करते हैं अगर हम, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट और मिशन कौन सा है हमारा, तो यहाँ पे हम गगनयान टीवीडी, गगनयान का इसमें नेक्स्ट मिशन अगर हम देखेंगे तो और इंपॉर्टेंट मिशन कौन सा है? गगनयान का टीवीडी, टीवीडी 1। और यहाँ पे टीवीडी का क्या है? टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन मिशन, मींस यहाँ पे हम जो टेक्नोलॉजी है उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। आए, और गगनयान आपको पता है गगनयान क्या है? एक तरह से हम गगनयान की अगर बात करें तो यहाँ पे अंतरिक्ष में ले जाने के लिए हम ह्यूमन मिशन है। तो यहाँ पे एक क्या कर रहा है? टीवीडी जो मिशन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो क्रू मॉड्यूल होगा जो रिटर्न होके आएगा उसको हम क्या कर रहे हैं? एक तरह से टेस्ट कर रहे हैं। और ये कब किया गया? 21 अक्टूबर को किया गया, 21 अक्टूबर को किया गया। तो इसके ये हो गया। और इसके अलावा और अगर हम बात करें कि और इंपॉर्टेंट मिशन कौन हो गया, तो हो गया एक्सपोसेट, एक्सपोसेट की बात कर रहे हैं। एक्सपोसैट, अब हम बात करें एक्सपोसैट का क्या है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट मिशन को, तो ये कौन सा है? एक्सपोसेट है, एक्सपोसाइट है। एक्सपोसाइट क्या है दोस्तों? एक्सरे पोलराइजेशन। ये क्या है? एक्सरे पोलराइजेशन, पोलराइजेशन सैटेलाइट है, एक्सरे पोलराइजेशन सैटेलाइट है। इसमें क्या किया जा रहा है? एक्सरे पोलिमीटर उपग्रह को हम क्या कर रहे हैं? लॉन्च कर रहे हैं। और आईपीएक्स के, आईपीएक्स जो है नासा के बाद ये दूसरा हमारा एक्सपोसेट हो रहा है। एक्सपोसेट के बाद अगर हम बात करें तो इनसेट 3DS है। कौन है? इनसेट थ्री, इनसेट, इनसाइट का 3DS, 3DS है। इनसाइट 3DS किसके लिए है? ये वेदर, ये किसके लिए हेल्प करेगा? वेदर फोरकास्टिंग के लिए करेगा, वेदर फोरकास्टिंग के लिए करेगा, मौसम का अध्ययन करने के लिए करेगा। और ये जो हमारा निशार मिशन है, निशार, निशार मिशन है, निशार मिशन में मुख्यतः ट्रू बैंड का यूज किया जा रहा है, उसमें ये सहयोग करेगा। तो इनसाइट 3DS के बाद क्या हो गया? RLV-TD, ये भी क्या है? RLV-TD रियूजेबल लॉन्च व्हीकल। और रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का भी ये क्या है? टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें भी रियूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसको हम फिर से रीयूज कर सकते हैं लॉन्च व्हीकल का, उसका हम टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। इसको हम लिख के ही बता देते हैं। RLV-TD को हम एक तरह से हम इसको देख लेते हैं। RLV-TD, इसको अगर हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? RLV-TD की बात कर रहे हैं, RLV-TD की बात कर रहे हैं। एक मिनट। हम्म, किसकी बात कर रहे हैं? RLV-TD, RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन। और इसको हमने कब किया? इसको पुष्पक भी कहे हैं। इसको जो 7 जून 2024, 7 जून 2024 को हमने लॉन्च किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? RLV-TD का जो भविष्य में हम क्या करेंगे, किसी भी कक्षा में जाके वापस आएंगे, उसका हम टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसमें ईओएस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को, 8 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को भेजा था। और इसके साथ एसआर, एसआर को भेजा था। यहाँ पे भी हम अगस्त 16 कब किया था? अगस्त 16 2024 को किया था, अगस्त 16 2024 को किया था, अगस्त 16 2024 को किया था। ये हो गया। अगर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा बात करते हैं, तो नेक्स्ट हो गया इसरो रोड मैप। इसरो रोड मैप जो 2025 साल का रोड मैप है। इसरो रोड मैप क्या है, इसकी भी बात कर ले। इसरो रोड मैप, रोड मैप ये क्या है? 25 साल का रोड मैप है, 25 वर्ष का रोड मैप है, जो 2047 तक के लिए है, 2047 तक के लिए है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 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 जनरेशन के लिए हम बात कर रहे हैं, अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण है, इसके हमने बात किया। नेक्स्ट है NSIL मिशन, NSIL मिशन, ये आप जानते हैं इसरो का एक तरह से स्पेस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का क्या है? ये प्राइवेट, एक तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉमर्शियल आर्म है, कॉमर्शियल आर्म है, कॉमर्शियल आर्म है।
एक तरह से कॉमर्शियल आर्म है NaCl, तो इसको देख लिया। इस तरीके से हमने देखा कि जो इस लिस्ट में दिया गया है, और आपको पता है कि जो हमारी पीडीएफ होती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में डेली आती है, वहां से आप इस लिस्ट को पूरी डिटेल देख सकते हैं। मुख्य प्रोग्राम को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, आज के नेक्स्ट आर्टिकल पे बात करते हैं। एक न्यूज है वाटर स्पाउट है, वाटर स्पाउट के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं वाटर स्पाउट है क्या। ये टर्म न्यूज में है। टर्म न्यूज में क्यों है? क्योंकि इटली के सिसिली में एक भयंकर तूफान के कारण एक लग्जरी नौका डूब गई है, जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति की क्या हो गई है? मौत हो गई है। और 4 लोग यहाँ पे क्या है? तो 6 लोग क्या है? लापता है। ये किसके कारण? वाटर स्पाउट के कारण। अब ये वाटर स्पाउट को समझ लेते हैं, वाटर स्पाउट है क्या। तो ये क्या है, एक इसके बारे में ध्यान से एक बार डिटेल में देख लेते हैं। वाटर स्पाउट, वाटर स्पाउट दोस्तों, वाटर स्पाउट क्या है? एक है एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है। एटमॉस्फेरिक क्या है? एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय परिघटना है, एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है ये। और एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है, वायुमंडलीय परिघटना है। ये होती कैसे है? एक तरह से एक सर्कुलर विंड का है, जोर क्या है? विंड है। कहाँ पे होती है? वाटर बॉडी पे होती है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये क्या है, तो एक तरह से सर्कुलर विंड होती है, रोटेटिंग कॉलम होता है। सर्कुलर विंड होती है मतलब एक तरह से रोटेटिंग कॉलम होता है। रोटेटिंग कॉलम होता है। ये रोटेटिंग कॉलम कहाँ पे दोस्तों होता है? रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर, एयर का रोटेटिंग कॉलम होता है ओवर वाटर बॉडी। ओवर कहाँ पे? वाटर बॉडी पे। वाटर बॉडी पे एक कोई बड़ी लेक हो सकती है, कोई भी बड़ी वाटर बॉडी हो सकती है। इसमें क्या हो सकता है? रोटेटिंग कॉलम होगा एयर का। ये क्या है? ये है वाटर स्पाउट है। अब वाटर स्पाउट एक तरह से ये हो सकता है, और इसको एक क्या कहते हैं? एक जली बवंडर भी कहते हैं। एक टॉर्नाडो के जैसे होता है। किसके जैसा होता है? टॉर्नाडो, टॉर्नाडो बवंडर के जैसे होता है। और ये बवंडर का एक तरह से हम कह सकते हैं छोटा रूप है, जो कितने मिनट के लिए होता है? लगभग मतलब 5 मिनट, 5 से 10 मिनट के बीच का होता है। 5 से 10 मिनट के बीच का होता है। 5 से 10 मिनट के बीच का होता है। 5 से 10 मिनट के बीच का होता है ये बवंडर। और इसका जो एवरेज डायमीटर है की अगर बात करें, एवरेज डायमीटर की बात करते हैं, तो कितना होता है? लगभग 50 मीटर का होता है। 50 मीटर का होता है। अगर जो एयर जो सर्कुलर कॉलम के बीच में जो एयर फ्लो करती है, तो इस एयर की स्पीड क्या होती है? तो अगर हम स्पीड की बात करें, तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। 100 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड होती है। तो ये वाटर स्पाउट होता है। दोस्तों वाटर स्पाउट कई तरीके से हो सकते हैं। जैसे हम बात करें कि वाटर स्पाउट की बात कर सकते हैं, कई इसके बनने की जो इसका फॉर्मेशन है, इसका फॉर्मेशन के कई टाइप्स हो सकते हैं, कई टाइप्स हो सकते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें, तो पहले तो हम बात करते हैं टाइप्स की। तो एक तो नॉर्मल हमने बात किया ही, एक तो हमने फेयर वेदर का बात किया, नॉर्मल बात किया क्या? फेयर वेदर का। फेयर वेदर का, फेयर वेदर में नॉर्मल फेयर वेदर है, उसके ऊपर क्या होता है? एक तरीके से एयर का सर्कुलेशन होता है। और तो ये फेयर वेदर हो सकता है। और इसमें जो फेयर वेदर होता है, यहाँ पे कूल एयर फ्लो करती है ओपन वाटर बॉडी में। जो यहाँ पे जो कूल एयर होती है, ठंडी एयर होती है, वो फ्लो कर रही है, वो फ्लो कर रही है वाटर बॉडी पे, वाटर बॉडी पे। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों दूसरा होता है टॉर्नोडिक। टॉर्नोडिक जो टॉर्नोडो का होता है, टॉर्नोडिक, टॉर्नोडिक वाटर स्पाउट, टॉर्नोडिक वाटर स्पाउट। टॉर्नाडोइक वाटर स्पाउट क्या होता है? एक तरह से बवंडर होता है। बवंडर ये टॉर्नाडो होता है जो जमीन में आता है, जमीन से आगे बढ़ते हुए वाटर बॉडी पे आ जाता है। और ये क्या होता है? ज्यादा ही मतलब एक तरह से भयंकर होता है, जहां पे एक तरह से बहुत बड़ा बवंडर होता है, और उसके कारण बहुत गरज जैसे जो होते हैं ना, थंडरिंग स्टॉर्मिंग होती है, और रेनफॉल होती है तेज। तो ये हो सकता है टॉर्नाडोइक वाटर स्पाउट। और तीसरा होता है जिसको स्नो स्पाउट बोलते हैं, स्नो स्पाउट बोलते हैं। ये क्या है? बर्फीली हवा, स्नो स्पाउट। स्नो स्पाउट तीसरे को बोलते हैं। एक तरह से क्या हुआ? बर्फीली हवा हो गया। तो वाटर स्पाउट को हमने समझा। वाटर स्पाउट क्या होता है? एक तरह से कॉलम कॉलम ऑफ एयर होती है, जो सर्कुलर मोशन पे किसी वाटर बॉडी के ऊपर फ्लो करती है। जैसे टॉर्नाडो के जैसे होती है, बट टॉर्नाडो की इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होती। टॉर्नाडो से वीक होती है, जो 5 से 10 मिनट की होती है। और इसकी जो विंड स्पीड होती है 100 किलोमीटर पर आवर की होती है। और ये हो गया वाटर स्पोर्ट। नेक्स्ट आर्टिकल पे हम आ जाते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, वो है आज का एडिटोरियल है। यहाँ पे ये डिस्कस किया गया है, डू वी नीड सेंट्रल लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल।
जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनके लिए क्या सेंट्रल लॉ की जरूरी है, क्या केंद्रीय कानून की जरूरत है, किसके लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए। इसके बारे में इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आर्गुमेंट को शामिल किया गया है। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं इस न्यूज को। तो यहाँ पे पहली न्यूज आ जाती है, किसकी न्यूज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सेंट्रल लॉ की अभी क्या हुई, केंद्रीय कानून की डिमांड हो रही, सेंट्रल लॉ की क्या हो रही है, डिमांड हो रही है, डिमांड हो रही है। और किसके सेंट्रल लॉ के लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल की। इसके हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो भी हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, उनके लिए एक सेंट्रल कानून बनाने की क्या हो रही है, डिमांड हो रही है। बात आती है कि ये डिमांड हो क्यों रही है, क्योंकि हम कई वर्षों से लगातार देखते हैं जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनके अगेंस्ट क्या हो रहा, वायलेंस हो रहा। कई बार इनके अगेंस्ट वायलेंस देखने को हमको मिलता है, दिन न्यूज में होता है पर्टिकुलर हॉस्पिटल में इस डॉक्टर को क्या पेशेंट के ग्रुप ने इनको पीट दिया, इस तरीके के वायलेंस देखने को मिलते हैं। और हाल ही में जो कोलकाता में केस हुआ है, कोलकाता केस के कारण इसमें जो डिमांड हुई है, डिमांड इनकी और बढ़ गई है। तो इसके कारण क्या है, से एक सेंट्रल लॉ हो जो उनके लिए एक तरह से सेफ्टी मेजर का काम करे। किसके लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए। अब बात आती है कि इनकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्यों आवश्यकता हो रही है, आवश्यकता क्यों है। तो अगर बात करें कि सेंट्रल लॉ की आवश्यकता क्यों है, तो हमने एक तो बताया है कि हाल ही के वर्षों में जो वायलेंस हो रहा है, हिंसा की घटना बढ़ रही है, इसके प्रति ध्यान आकर्षित करने के बात की जा रही है, हिंसा बढ़ रही है। दूसरा कारण क्या हो रहा है कि हिंसा के अलावा अभी जो रिसेंट डिस्कशन हुआ उसमें, और इसमें इसी आवश्यकता को इस आर्टिकल में, जो ये आर्टिकल है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडिटोरियल, उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो सबसे पहले देखते हैं कि जो वायलेंस बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है, वो क्यों बढ़ रही है, वायलेंस आखिर बढ़ने का रीजन क्या है, क्यों हेल्थ केयर प्रोफेशनल पर वायलेंस बढ़ रहा है, क्यों हिंसाएं बढ़ रही हैं। तो इसके पहले सबसे पहले देखते हैं, तो इसकी जो हिंसा बढ़ने का रीजन है, इसका रूट काज क्या है, इसके रूट कॉज में देखते हैं। तो इसके रूट कॉज में मुख्य आ जाता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन जो है कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। अगर रूट कॉज देखें तो जो हम देखते हैं तो अनलिमिटेड एक्सपेक्टेशन को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। मतलब जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनसे हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। कई बार ये अनरियलिस्टिक होती है, अनरियलिस्टिक होती है कि हम सोचते हैं कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, वो ऐसी इस तरीके से ट्रीट कर दें, और वो अनरियलिस्टिक होती है। ऑलरेडी जो पेशेंट है या उसकी फैमिली है प्रेशर में है, और ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है वो जब फुलफिल नहीं होती तो इनकी फ्रस्ट्रेशन क्या होती है, इनकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती है और ये वायलेंस तक का रूप ले लेती है। तो एक रीजन तो ये देख लिएगा। दूसरा हम देखते हैं अनएक्सपेक्टेड डेथ, अनएक्सपेक्टेड डेथ, अनएक्सपेक्टेड डेथ को देखते हैं। एक रीजन हो गया अनएक्सपेक्टेड, क्या है, डेथ की बात करते हैं। जैसे किसी कोई अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और उसकी अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है, तो उसके जो फैमिली मेंबर होते हैं उनके प्रति एक आक्रोश होता है, उस आक्रोश की वजह से यहाँ पे वायलेंस होता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल की ओर में। दूसरा और रीजन क्या बताया गया, एक हो गया मिसकम्युनिकेशन, और क्या रीजन बताया गया है, मिसकम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। मिसकम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन गैप हो रहा है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, एक दूसरे को समझने में क्या हो रहा है, गैप हो रहा है। ये मिसकम्युनिकेशन वायलेंस को बढ़ा दे रहा है। वो डॉक्टर कुछ कह रहे हैं और ये कुछ समझ रहे हैं और वो चीजें नहीं हो रही, तो वायलेंस बढ़ रहा है। अगर और बात करें तो और क्या रीजन हो सकते हैं, और रीजन है जैसे हाई मेडिकल कॉस्ट, हाई मेडिकल कॉस्ट, जो मेडिकल कॉस्ट हो रही है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और इस मेडिकल कॉस्ट लगाने के बाद भी इन केस पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो एक तरह से वायलेंस का रूप लेने लगता है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ पैसों के कारण अगर ट्रीटमेंट चल रहा है, उस ड्यूरेशन में पेशेंट की डेथ हो जाती है, और हेल्थ केयर के द्वारा, हॉस्पिटल से हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा जो उनकी फीस है उसकी डिमांड की जाती है, वहां पे वायलेंस हो जाता है। तो ये सारे मुख्य प्रमुख रीजन है जिसके कारण ये वायलेंस बढ़ रहा है। अगर हम बात करें कि जैसे हाई मेडिकल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें कल भी हमने डाटा दिया था कि जो हमारी टोटल जो आय है उसका 48% जो हमारी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसके लिए 48% किस पे डिपेंड है, हम मेडिकल एक्सपेंडिचर पे है। मेडिकल एक्सपेंडिचर मतलब जो स्वास्थ्य के प्रति हमारे खर्चे हैं, से अगर 100 रुपए हम कमाते हैं तो 48 रुपए हमारे किस पे हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर पे हैं। तो ये मुख्य रीजन हो जाते हैं, मुख्य रीजन हो जाते हैं
और एक रीजन और बढ़ते हैं और बात करते हैं लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास इंफ्रा नहीं है। इंफ्रा का मतलब क्या हो गया? इंफ्रा का मतलब हमारे पास सेफ्टी मेजर्स नहीं है, लाइक प्रॉपर सीसीटीवी नहीं है, प्रॉपर सिक्योरिटीज अवेलेबल नहीं है। तो ये सारे रीजन हो गए यहाँ पे जिसके कारण हेल्थ केयर प्रोफेशनल के अगेंस्ट में वायलेंस बढ़ रहा है। अब हमको बात करते हैं कि अब इसको रोकने के लिए क्या जरूरत है। अगर बात करें इस वायलेंस के रोकने के लिए जरूरत क्या है, नीड क्या है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? बेटर इंफ्रा करना होगा। अपना इंफ्रा को क्या करना होगा? बेटर इंफ्रा करना होगा, इंफ्रा बेटर करना होगा। और दूसरा क्या करना होगा? लिमिटेड एक्शन। और क्या करना होगा? यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर लेना होगा। सिक्योरिटी, यहाँ पे क्या लेना होगा? सिक्योरिटी मेजर लेना होगा। सिक्योरिटी मेजर मतलब उनको सुरक्षा के लिए मेजर लेना होगा। नेक्स्ट हमको क्या करना होगा? अगर हम बात करें यहीं पे आर्टिकल में राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि और एक क्या है? ओवरलोडेड है, जो हमारे ओवरलोडेड है। यहाँ पे एक समस्या और बताई गई कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है ओवरलोडेड है। ओवरलोडेड का मतलब कि यहाँ पे मुख्यतः काम किसके द्वारा किया जाता है? इंटर्न्स के द्वारा किया जाता है। इंटर्न्स के द्वारा किया जाता है। ये इंटर्न्स कौन होते हैं? जो एमबीबीएस का कोर्स करते हैं, 4 इयर्स के बाद उनको कंपलसरी होता है क्या करना? इंटर्नशिप करना। और वही मुख्यतः कौन होते हैं? इंटर्न्स होते हैं और पीजी स्टूडेंट होते हैं। मुख्यतः इनके द्वारा काम लिया जा रहा है। और ये क्या है? ओवरलोडेड है। इनसे कई जगह 16-16, 18-18 घंटे काम करना पड़ रहा है। तो एक समस्या इसको इम्प्रूव करना है, ओवरलोड को हमको कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को बढ़ाना होगा। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को बढ़ाना होगा। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को बढ़ाना होगा। अब इसके लिए क्या करना होगा? हमको ज्यादा सीसीटीवी कैमरा को बढ़ाना होगा। सीसीटीवी सर्विलांस को क्या होगा? बढ़ाना होगा। सर्विलांस, सीसीटीवी सर्विलांस को बढ़ाना होगा। और क्या करना होगा? सिक्योरिटी पर्सोनल को अपॉइंट करना होगा। मतलब जहां पे भी हैं उस हर वार्ड में क्या होना चाहिए? सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी पर्सोनल की नियुक्ति होनी चाहिए। और अगर हम बात कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, तो एक तरीके से हॉस्पिटल प्रोटेक्शन कमेटी, यहीं पे राइटर कहता है कि एक हॉस्पिटल प्रोटेक्शन कमेटी बनाई जानी चाहिए। हॉस्पिटल प्रोटेक्शन कमेटी क्या करेगी? जितने भी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उनको अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई कंसर्न होता है तो इस कमेटी को रजिस्टर करा सकते हैं। ये कुछ जो नीड थी उसके लिए मेजर्स यहाँ पे बताए गए हैं। अब क्या बात किया जाता है, क्या कोई अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये तो मेजर होंगे पर कानून की नीड है, क्या कोई मौजूदा कानून है? अगर कोई अभी तक कोई मौजूदा कानून है, कोई एग्जिस्टिंग लॉ है क्या? मौजूदा कानून या इसी को कहें क्या कोई एग्जिस्टिंग लॉ है अभी क्या? और कानून की आवश्यकता तो हमने देख लिया, तो मौजूदा कानून को बात करें कि अभी स्टेट लॉ है ऐसे 25 राज्यों में, 25 स्टेट ने अपना हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सिक्योरिटी के लिए क्या बना रखे हैं? लॉ बना रखे हैं। और बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो अगर हम देखें कि अगर टोटल हम कन्विक्टेड को देखें तो इसमें दोषियों की संख्या बहुत कम है। मतलब दोषी सिद्ध होते बहुत कम, नेग्लिजिबेंस है। मतलब बहुत कम ही लोग इसमें दोषी पाए गए हैं इस एक्ट के तहत। ये क्या कि ये एक्ट, इससे हमको क्या पता चलता है कि यहाँ पे इसका जो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो एक समस्या ये हो गई है। दूसरी अगर हम बात करें कि क्या ऐसा प्रयास, कभी क्या प्रयास किया गया? क्या प्रयास किया गया कि कोई केंद्रीय कानून बनाया जाए? क्या केंद्रीय कानून बनाने का कभी प्रयास किया गया? हाँ दोस्तों, तो 2019 में एक ड्राफ्ट बनाया गया। 2019 में ड्राफ्ट बनाया गया एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को लेके केंद्रीय कानून बनाने को, बट वो अभी लागू नहीं किया गया। एक्चुअली इशू क्या है? अगर हम बात करें कि इशू क्या है, तो यहाँ पे अगर बात करें कि सेंट्रल लॉ वर्सेस स्टेट लॉ की बात आ रही है। स्टेट लॉ की बात आ रही है क्योंकि जैसा आपको पता है कि जो अगर हम बात करें कि कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट, अगर हम बात करें लॉ इन्फोर्समेंट किसका विषय है? कि जो कानून का प्रवर्तन कराना, ले लॉ इन्फोर्समेंट, ये भी किसका विषय है? ये राज्य का विषय है। ये किसका है? राज्य सूची का विषय है। और यहीं पे हेल्थ भी किसका विषय है? हेल्थ भी हेल्थ भी किसका विषय है? ये भी राज्य सूची का विषय है। तो यहाँ पे मुख्यतः अधिकार किसको है? राज्य के हो। तो जिससे दो लॉ होने से क्या है? एक तरह से ओवरलैप की समस्या होगी और प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी? एक समस्या ये है यहाँ पे।
अभी क्या क्या कुछ रिलीफ हुआ है? अभी आप जैसे आपको पता है कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स थे उनका क्या धरना चल रहा था, तो अभी क्या कोई रिलीफ किया गया? तो हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक क्या है टास्क फोर्स का गठन किया है। ये टास्क फोर्स क्या करेगी? ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल की वर्किंग कंडीशन को अध्ययन करेगी, उनकी वर्किंग कंडीशन क्या है और क्या करेगी, उनके सिक्योरिटी मेजर्स क्या हैं और इसको कैसे इससे निपटा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, इसका अध्ययन करेगी। और क्या करेगी? और उनके अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहे हैं उसका अध्ययन करेगी। पर दोस्तों, जो टास्क फोर्स है ये कोई सलूशन नहीं है, इसके लिए हमको लॉ लेजिस्लेट करना पड़ेगा, लॉ तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि टास्क फोर्स जो है तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन करना मात्र ही काम है। अब यहाँ पे इसको बात कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे सेंट्रल लॉ होगा, अगर ड्रॉप्ट हो जाता है, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टास्क फोर्स से समस्या का हल नहीं होगा, हमको एक केंद्रीय कानून बनाना ही पड़ेगा, और केंद्रीय अगर कानून होगा, साथ में अगर हम इसमें केंद्रीय कानून में भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय संहिता के साथ साथ भारतीय बीएनएसएस भारतीय अ, न्याय संहिता के साथ साथ बीएनएसएस ये बीएनएसएस क्या है? ये जो हमारा पहले सीआरपीसी है, ये आपको पता ही है। बीएनएसएस है, इसको भारतीय न्याय संहिता किसको कहते हैं? आईपीसी को कहते हैं। इसके प्रोविजन को अगर शामिल कर लिया जाए तो यहाँ पे तुरंत कार्रवाई हो सकती है और उसको हम दंडित किए जा सकते हैं और एक प्रॉपर कानून हो सकता है। ऐसा क्या उदाहरण है दोस्तों कहीं? हाँ दोस्तों, अभी हाल में केरला एक ऐसा स्टेट है जो वहां पे एक लॉ लेजिस्लेट किया गया है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सिक्योरिटी के लिए क्या करता है? एश्योर करता है, और उसमें भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजन को भी शामिल किया गया है, जिसे तुरंत दंडित करने की कार्रवाई की बात की गई है। तो ऐसे कानून की आवश्यकता पर यहाँ पे जोर दिया गया है। तो ये रहा दोस्तों आज का जो एडिटोरियल का कंप्लीट डिस्कशन। यहाँ पे हम मुख्य चीजों का डिस्कशन कंप्लीट रूप से कर दिए हैं कि हिंसा क्यों बढ़ रही है, क्या कारण है और क्या इसके लिए क्या किया जा सकता है, एग्जिस्टिंग लॉस क्या है और नेक्स्ट क्या किया जा सकता है, इसके बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन रहा। अब आगे हम एक स्टैटिक टॉपिक हमने बताया था कि आज हम पढ़ेंगे, कौन सी पढ़ेंगे? ट्रैफिक पढ़ेंगे। ट्रैफिक क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या है? इसका मुख्य काम है एक तरह से जैव विविधता का संरक्षण करना। ये क्या करता है? ट्रेड को प्रमोट करता है, किसका? वाइल्ड लाइफ और कोई भी वाइल्ड लाइफ एनिमल हो गया या कि प्लांट के ट्रेड को। और ये यही इंश्योर करता है कि इनके ट्रेड से, इनके व्यापार से कभी भी जंगली पौधे या जानवर की व्यापार से जो हमारे इन्वायरमेंट है उस पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, मतलब वो जैसे इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको गलत तरीके से ट्रेड ना हो सके। इसका मुख्य काम ट्रैफिक का ये होता है। ये ट्रैफिक किसकी है? ये WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और आयुसीएन का संयुक्त कार्यक्रम। इन दोनों का क्या है? एक संयुक्त कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य हमने बता दिया है। किसका उद्देश्य क्या है? ट्रेड को फैसिलिटेट करना, जिससे इन्वायरमेंट पे अफेक्ट ना करे। ये ट्रेड एनिमल या प्लांट के ट्रेड को क्या करता है? निगरानी करता है, जिससे पर्यावरण पर एक गलत असर ना, एक तरह से प्रकृति के संरक्षण के लिए वो ट्रेड खतरा ना बने। इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1976 में इसकी स्थापना होती है। और कैम्ब्रिज में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसको हमने बात कर दिया। और इसके पार्टनर की कौन है? WWF और आयुषीएन। इस तरीके से दोस्तों आज के जो हमारा करंट का डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है। आई होप मेरी बातें आप तक पहुंच पा रही हैं और अपने अपने महत्वपूर्ण विचारों को और अपनी जो डिमांड है वो मुझ तक रखने के लिए प्लीज कमेंट के माध्यम से हमको सूचित करें, जिससे इस सेशन को और हम उत्पादक बना सके और प्रोडक्टिव बना सके, आपके लिए और इम्पोर्टेंट बना सके। इसी के साथ आज के लिए आप लोगों को मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।